जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। कोरोना के बाद आदिवासियों पर एक सेमिनार का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में किया था। उसमें देश भर से कुछ वाइस चांसलर, कोई 2 दर्जन से ज़्यादा प्रोफेसर शामिल हुए थे। 90 से ज़्यादा पीएचडी स्कॉलरों का पेपर भी प्रेजेंट हुआ था। इस सेमिनार में देश के अलग अलग आदिवासी समाज के कुछ प्रतिनिधियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था, जिसमें मैं भी एक था। वहाँ पर मेरे व्याख्यान के बाद जो स्थिति पैदा हुई उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि किस तरह उच्च जाति के लोग, या आप कह सकते हैं कि तथाकथित उच्च जाति के लोग, दलित और आदिवासियों के ज़्यादा समझदार होने से उन्हें समस्या होती है। हालांकि यह सेमिनार 2021 में संपन्न हुआ था और मेरी कई बातों से वहाँ पर उपस्थित अपर कास्ट के प्रोफेसर एवं अन्य ब्राह्मणों को दिक्कत हुई थी, लेकिन मैंने उन बातों को आदिवासी लोगों के पास या सामने नहीं रखना उस समय के लिए सही समझा। हालिया दिनों में कुछ बातों का जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में चर्चाओं में मैं जिस तरह का विरोध का सामना करता हूँ उसको बोलना शुरू किया, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि रायपुर के व्याख्यान के बारे में भी जानकारी दे ही दूँ। मामला ऐसा था कि आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों का रहन सहन या आदिवासियों पर जब भी कोई रिसर्च होता है देश के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्चरों के द्वारा, तो भाषा नहीं जानने के बावजूद भी वे लोग रिसर्च करते तो हैं ही। अब तक मौजूद जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं उसे कॉपी पेस्ट करके और थोड़ा बहुत आदिवासी इलाकों में घूम कर आते हैं और रिसर्च पेपर सबमिट करके डिग्री हासिल करते हैं। तो कुछ यही प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आयोजनकर्ताओं को ऐसा लगा होगा कि आदिवासियों के बारे क्या कुछ लिखा गया है और क्या कुछ शोध चल रहा है, इसकी जानकारी क्यों ना आदिवासियों को भी दी जाए बोलकर हमें भी आमंत्रित किया गया था और अपना व्याख्यान का समय दिया गया। अंतिम दिन दूसरा वक्ता के रूप में मेरा सेशन शुरू होता है। एक दिन पहले मैं आया था तो अलग अलग लोगों के द्वारा आदिवासियों पर जो भी जानकारी दी जा रही थी उससे यह तो समझ में आ रहा था कि ये सारी जानकारियाँ एकेडमिक स्तर की थी। कुछ जानकारियाँ थोड़ा बहुत आदिवासी संस्कृति और समाज को ऊपर से छूती हुई निकल रही थी। जितने भी लोगों को मैंने सुना, कहीं पर भी मैंने आदिवासियों की भावना, आदिवासियों की संस्कृति और आदिवासियों का जो फिलोसफिकल एंगल है उसे या उसके आसपास किसी भी व्यक्ति के व्याख्यान को मैंने नहीं पाया। जब मेरी बारी आई तो शुरुआत में ही मैंने यह बात स्पष्ट कर दिया था कि जो कुछ मैं आपके सामने बात रखूंगा वह किसी किताब से नहीं होगा। मैं अपने संस्कृति को वैज्ञानिक दृष्टि से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और यदि आपके एकेडमिक ज्ञान के साथ टकराव की स्थिति में मेरी जानकारी होगी तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग ले रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने अपने जो भी संस्कृति का पक्ष है उसके बारे में जानकारी देना शुरू किया, और विज्ञान इन संस्कृति को, हमारी आस्था को, हमारे प्राकृतिक शक्ति के संकेतों को किस तरह समझती है उस पर बातें रखी। जब इस तरह की बातें होती है तो कई ऐसी बातें भी बोलनी पड़ती है जो समसामयिक होती है या जिसके कहने से आप अपनी स्थिति को और अच्छा व्याख्या कर सकते हैं। उसी में मैंने यह बात भी सबके सामने रखी कि हम आदिवासी प्राकृतिक हैं और प्रकृति के व्यवहार को ही हमने अपने संस्कृति के रूप में अपना लिया है। यही कारण है कि हम लोग प्रकृति को जिस स्वरूप और जिस व्यवहार के लिए समझा और माना जाता है उसी स्वरूप में हम उसे मानते और समझते हैं। इसके लिए मैंने उदाहरण स्वरूप ये कहा कि जो शिक्षा हम आदिवासियों को दी जा रही है, जिस सिलेबस के सहारे दी जा रही है, दोनों आदिवासियों के लिए नहीं है। जो स्कूलों का सिलेबस है स्वाभाविक है उसमें कोई भी आदिवासी नहीं है उसे बनाने में, जिस कारण से हिंदुओं की या दूसरे समाज की बातें हमें सिखाई जाती है। प्रकृति की बातें जानबूझकर हमसे छिपाई जाती है या हमें पढ़ने नहीं दिया जाता है। मैंने हल्के मूड में यह बताया कि आप हमें किताबों में यह पढ़ाते हैं कि जा से जहाज होता है, और आदिवासियों के जीवन में जहाज की क्या भूमिका। हाँ, बरसात के दिनों में कागज़ का नाव बनाकर हम लोग बहते पानी में चला जरूर लेते हैं। उसके अलावा जहाज की भूमिका या जहाज का ज्ञान का आदिवासी समाज में कोई उपयोगिता नहीं होती है। आपने हमको जा से जंगल या जड़ी बूटी क्यों नहीं पढ़ाया? और आज रामदेव जैसे लोग जड़ी बूटी बेचकर करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं।
यही ज्ञान यदि आदिवासियों को स्कूलों में पढ़ाया जाता, जैसे जंगल और जैसे जड़ी बूटी, तो वह ज्ञान आदिवासियों के काम आता और वैसे हो सकता है कि 2-4 रामदेव आदिवासी भी बन जाते। लेकिन हमें तो दूसरों की शिक्षा दी जाती है, जिसके कारण हम मानसिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं और कमज़ोर होते चले गए। उसी पर आगे मैंने कहा कि आप हमें पढ़ाते हैं कि दूध पीने से शरीर स्वस्थ बनता है, हृष्ट पुष्ट बनता है, दिमाग तेज होता है। मैंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि दूध पीने से दिमाग तेज होता तो बछड़ा तो इंजीनियर या डॉक्टर होना चाहिए। मैंने अपनी बात रखते हुए कहा कि जानवर का दूध पिलाकर हम आदिवासियों को भी जानवर बनाया जा रहा है, और हम आदिवासी वास्तव में गाय का दूध को बछड़े के लिए प्राकृतिक रूप से मानते हैं, इसीलिए गाय का दूध नहीं पीते हैं। लेकिन किताबों में हमें अपने प्रकृति के ज्ञान के विपरीत शिक्षा दी जाती है और आज हमारे लोग भी दूध पीने लगे हैं। ये तो बात हुई जो मैंने रखी। इसके अलावा भी कई सारी बातें मैंने रखी जो संस्कृति के संबंध में थी, दस्तूरों के संबंध में थी। अपना व्याख्यान ख़त्म होने के बाद मैंने जब सवाल लेना शुरू किया तो सवाल लिखते लिखते 3 पेज भर गए। तो आयोजकों को लगा कि पिछले 3 दिन में इतने सवाल नहीं आए जितने एक व्यक्ति में आ रहे हैं, तो उन्होंने सवालों को शॉर्ट किया। मैंने कहा कि मैं इन सवालों का जवाब तर्कपूर्ण तरीके से दे दूंगा, लेकिन जो अपर कास्ट के प्रोफेसर थे वे लोग उठकर सवाल नहीं पूछकर ये बात कहने लगे कि हमारा 35 साल का अनुभव है, कोई 30 साल का अनुभव बता रहे थे और बोल रहे हैं कि इतने सालों के अनुभव में जो हमने सीखा और ये लड़का जो अभी बता रहा है तो उसको हम यहाँ से सीख कर जाएंगे, और वो भी ऐसी गलत बात। मतलब मेरे कहने के पॉइंट को वो लोग काउंटर कर रहे थे, यह कहकर कि दूध पीने से व्यक्ति हृष्ट पुष्ट ना होकर जानवर कैसे बन सकता है, हम ऐसी जानकारी कैसे ले सकते हैं। वे लोग इसका विरोध करने लग गए, जबकि उन्हें सवाल पूछकर मेरे ऊपर छोड़ना था, लेकिन वह लोग सवाल ना पूछकर इस बात का विरोध कर रहे थे कि 35 साल के अनुभव और ज्ञान को एक आदिवासी बच्चे ने चुनौती दे दी जो उनके अहंकार को रास नहीं आया। विवाद थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैंने जो भी सवाल आए थे तरीके से उनका जवाब दे दिया। विवाद को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री भी कुछ समय बाद वहां पहुंचे। अब उस समय क्या हुआ, क्या बात हुई, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब हम लोग खाना खा रहे थे तो कई सारे रिसर्चर मेरे पास आए और मेरे व्याख्यान की तारीफ़ कर रहे थे कि आदिवासी ज्ञान को आप वैज्ञानिक तरीके से बेहतर ढंग से रख रहे हैं, बहुत अच्छा है, और हम लोग चाहते हैं कि ये सब जानकारियाँ बाहर आए। ये तो एक बात हो गई कि आदिवासी दूध नहीं पीता है, वो तो मैंने अपनी बात रख दिया। चूँकि प्रकृति में हर व्यक्ति को, हर जानवर को अपने हिसाब से डिजाइन किया है। गाय का दूध पीने के लिए बछड़ा है, भैंस का दूध पीने के लिए भैंस का बछड़ा है, बकरी का दूध पीने के लिए बकरी का बच्चा। तो जो जानवर होता है वह उसी जानवर का दूध पीने के लिए बने हैं। शेर का बच्चा शेरनी का दूध पिएगा। ये तो हो गया जो मैंने वहाँ बात बोला। लेकिन अब अगर दस्तावेज़ों में देखें, अंग्रेज़ों के डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल में डाल्टन ने हो लोगों के बारे में जब लिखा तो उन्होंने भी यह स्पष्ट किया कि आदिवासी हो लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं। स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। यानी हम हो समाज के लोग गाय का दूध नहीं पीते थे, सिर्फ हल जोतने के लिए और अपना खेत में जो हम लोग गोबर डालते हैं उसी के लिए मवेशियों का इस्तेमाल करते थे। ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है, इसका मतलब मैं जो कह रहा था गलत तो नहीं कह रहा था। जब अंग्रेज़ों के दस्तावेज में भी स्पष्ट है कि हो आदिवासी गाय का दूध नहीं पीते थे और मैंने वही बात बोली थी, लेकिन जो भी सिलेबस भारत देश में चलता है उसमें आदिवासियों के ज्ञान के विपरीत जानकारी हमें पढ़ाई जाती है, और जब हम अपनी जानकारी की बात बोलते हैं तो इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ता है। इतने बड़े प्रोफेसर लोग जिनका 30 साल 35 साल का अनुभव है, वह एक अदना से आदिवासी से वे लोग बहस करने पर उतर आए कि तुम्हारे जानकारी को हम अपने घर कैसे ले जा सकते हैं, आप इंसान को जानवर का दूध पीने से कैसे रोक सकते हैं। मैंने तो अपना भाषण या व्याख्यान जैसे देते हैं उसी स्टाइल में ये कहा था कि जानवर का दूध पिलाकर हमें भी जानवर बनाया जा रहा है, जबकि हमारा स्वभाव प्रकृति के अनुकूल है। प्रकृति के विभिन्न जीव जंतुओं को जिस मकसद से बनाया है उसका सम्मान करना आदिवासी जानता है, समझता है, और उसी स्वरूप में हमें शिक्षा दी जाती है तो हमारे लिए वह ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। उसी में मैंने जैसे जहाज और जैसे जंगल और जड़ी बूटी की बात कही थी, उसी प्रक्रिया में गाय का दूध पीने से संबंधित बातें रखी थी।
लेकिन जब हमसे सवाल पूछने की बारी आई तो वे लोग सवाल ना पूछकर मेरे व्याख्यान का विरोध करने पर उतर आए थे। तो ये एक जानकारी है, आदिवासियों के लिए कितनी उपयोगी है ये तो आप लोग बेहतर बताएंगे, लेकिन मैंने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए डाल्टन के एथनोलॉजी ऑफ बंगाल से यह स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। इसका मतलब जो मैंने बात कही वह सही थी कि वास्तव में आदिवासी प्रकृति के अनुकूल अपने स्वभाव को, व्यवहार को जीता है। या तो बाहरी दुनिया है जो कि उस प्राकृतिक बैलेंस को, प्राकृतिक रूप से जो मान्य परंपराओं को नहीं मानने के लिए मजबूर कर दी जा रही है और हमें भी जानवर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आदिवासियों को यदि ऐसी जानकारी हो जाती है तो अपर कास्ट के लोगों के साथ लगातार विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें भी संयम से ऐसे तर्कों का जवाब अपने तर्कों से देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा स्कूल प्रकृति है, हम जितना प्रकृति के बीच जाएंगे हमें उतना ज्ञान हासिल होगा और उस ज्ञान के सामने विज्ञान भी एक छोटा सा अणु के बराबर है। प्रकृति के सामने सभ्यता, प्रकृति के सामने इंसान सब बौने हैं। प्रकृति इतनी बड़ी स्कूल है कि उस ज्ञान को हासिल करने के लिए जल, जंगल और ज़मीन का अस्तित्व आदिवासियों के साथ जोड़े रखना जरूरी है। तो आपको यह सब जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के साथ जगह जगह ऐसी बातें कॉमन है, अधिकतर बोल नहीं पाते, जिस कारण अगली पीढ़ी को किस स्तर पर तैयार होना है इसकी जानकारी नहीं हो पाती। मेरी समझ इन विषयों में इस तरह की है कि विश्व के आदिवासियों की आदिवासियत को उसी नज़रिए से सम्मान दिलाया जाए जिसके लिए प्रकृति ने जीव जंतुओं को बनाया। इस पर हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। सबों को धन्यवाद। जोहार।